नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी एकता की जितनी कोशिश हो रही है उतने ही उसमें जो है गड़बड़ी का कोई ना कोई मौका आ जा रहा है, कोई ना कोई कारण बन जा रहा। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल एक होने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें बिखराव नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के अलावा जो एनडीए में शामिल हैं, जो 34-36 दल 38 दल एनडीए में शामिल हैं, उनके अलावा बाहर से समर्थन मिल रहा है। अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या हुआ अंदर खाने, ये आपको आज बताता हूँ। कांग्रेस और उसके साथी दलों ने तय किया कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। किस लिए लाएंगे? कि जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़े। उनसे जवाब चाहिए मणिपुर के मुद्दे पर। विपक्ष ने इसको एक तरह से समझा कि ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, और संसदीय जनतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का ब्रह्मास्त्र होता भी है। लेकिन हर चीज़ जो है वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इस सरकार के खिलाफ, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब है कि उनके हाथ में आप एक बड़ा अस्त्र सौंप रहे हैं अपने खिलाफ। तो पहले तो मंगलवार को तय हुआ, जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है उसके घटक दलों की बैठक में, कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। सरकार पहले से आक्रामक मुद्रा में आ चुकी थी और सरकार का कहना था कि वो बहस के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा कि वो जितनी देर चाहें आप बहस कर सकते हैं। वो मौका था जब विपक्ष को उसको दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने वो मौका गंवा दिया, क्योंकि उस बहस के बाद भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव तो ला ही सकता था, तो उसके दोनों हाथ में लड्डू होते। तो यहाँ चूके उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की कि ये जो सारा विरोध हो रहा है, जो सारा आक्रमण है सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। ये दिखाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई, जो उनके डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में, उनको स्पीकर के पास भेजा प्रस्ताव का मसौदा देकर, और कहा कि आप जो है स्पीकर को विश्वास प्रस्ताव का ये जो है नोटिस दे दीजिए। स्पीकर ने लिया, स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद सदन में क्या हुआ आपको मालूम है। बाकी पार्टियां बिल्कुल हतप्रभ रह गई, उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। कांग्रेस में भी ये खेल चला। पहले तय हुआ था कि अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता हैं वो अविश्वास प्रस्ताव जो है रखेंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि ममता बनर्जी उनसे चिढ़ती हैं, ममता बनर्जी नाराज़ हो जाएंगी। टीएमसी के लोगों ने ऐतराज़ किया तो उनका नाम हटा दिया गया। फिर ये हुआ कि मनीष तिवारी जो है इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आएंगे कांग्रेस की ओर से, उनका भी नाम कट गया। ये तय हुआ कि चूँकि गौरव गोगोई नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, असम से आते हैं, असम से लोकसभा सदस्य हैं, इसलिए वो मूव करें तो वो फोकस जो है मणिपुर पर बना रहेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी, इसमें कोई जो है बड़ी गलती नहीं निकाल सकते। लेकिन जब मंगलवार की बैठक में ये तय हुआ कि सब लोग मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, तब टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमको एक दिन का समय दीजिए, हमको अपने पार्टी नेतृत्व से बात करनी पड़ेगी। अब जैसे ही डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमको अपने पार्टी नेतृत्व से बात करनी पड़ेगी, वैसे ही कांग्रेस के कान खड़े हो गए। कांग्रेस को लगा कि ऐसा तो नहीं कि टीएमसी बैकआउट कर जाए, ऐसा तो नहीं कि मतभेद का जो है वो स्वर जाए बाहर, उसकी खबरें बाहर जाएं कि टीएमसी मान नहीं रही है, मनाया जा रहा है और टीएमसी साथ आएगी नहीं आएगी, ये सब खबरें ना आने पाएँ। इसलिए एक कारण ये भी था, गौरव गोगोई को अचानक स्पीकर के पास अकेले भेजना। तय ये था कि पूरा डेलीगेशन जाएगा, जो गठबंधन के जितने घटक दल हैं उन सब जो है सामूहिक रूप से एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर जाएंगे। अलग अलग सेट होंगे, 2 3 4 5 6 सेट होंगे अविश्वास प्रस्ताव के, और उसका संदेश ये जाएगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो गठबंधन नया बना है इंडिया नाम का, उसका अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन वो संदेश जा नहीं पाया कांग्रेस पार्टी की चालाकी के कारण। और इस पर जब बुधवार की सुबह कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जब फ्लोर लीडर्स
अनौपचारिक रूप से मिले तो इसमें मतलब ऐसा नहीं कि जो विरोध किया और चुपचाप बैठ गए। इस मुद्दे को उठाया, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन ने इस मुद्दे को उठाया, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव ने इस मुद्दे को उठाया, डीएमके से टीआर बालू ने इस मुद्दे को उठाया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से संजय राउत ने इस मुद्दे को उठाया, सीपीएम के ई करीम ने उठाया और सीपीआई के विनय विश्वास ने। अब इतनी पार्टियों ने कहा कि भाई जब साथ जाने का फैसला हुआ था तो आप अकेले क्यों चले गए, क्यों इस अविश्वास प्रस्ताव का श्रेय पूरा अकेले लेना चाहते हैं। ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा गया। कांग्रेस पार्टी के नेता बगले झांकने लगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई वो थोड़ी गलती हो गई, हमसे असावधानी हो गई, जल्दबाजी हो गई। सवाल ये है कि कांग्रेस इतनी जल्दबाजी में थी क्यों? क्योंकि संसद का सत्र तो 11 अगस्त तक चलना है। ऐसा भी नहीं है कि सत्र ख़त्म होने वाला था और 1-2 दिन बचे थे, जल्दी करना था, उसकी भी कोई बाध्यता नहीं थी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जब ये किया तो जो बाकी घटक दल हैं उनके मन में एक संदेह पैदा हो गया कि ये सारा मोदी विरोधी, सरकार विरोधी जो अभियान है उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी अकेले लेना चाहती है और अकेले लेकर अपना प्रोजेक्शन चाहती है। बाकी हम सब लोग जो है सिर्फ उसके पीछे खड़े होने वाले हैं। ये ऐसा मामला हुआ है जिसने एक अविश्वास का बीज जो है वो डाल दिया है इस गठबंधन में। कांग्रेस पार्टी के इस रवैये का कोई तार्किक कारण गठबंधन के साथियों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब मंगलवार को ये एक बार तय हो चुका था कि सामूहिक रूप से जाएंगे तो अचानक जो है वो गोगोई को पहले क्यों भेज दिया गया, क्यों अकेले भेजा गया, और भेजा गया तो बाकी घटक दलों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। उनको सूचना मिली लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, जब लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कहा कि उनको ये प्रस्ताव मिला है और स्पीकर जो है सदन में इसके बारे में बताएंगे। ये ठीक है कि इसके बावजूद इन पार्टियों ने विरोध नहीं किया, लेकिन आप मान कर चलिए, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, आज तारीख है 27 जुलाई, ये हुआ है 26 जुलाई को। आप आज से एक काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। इस गठबंधन में दरार पड़ेगी, टूट होगी, और टूट के लिए समय जो मैं अपनी ओर से निर्धारित कर रहा हूँ, ये 26 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का समय है, उस बीच में टूट होगी। कौन अलग जाएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ अविश्वास हो, जहाँ शंका हो, जहाँ संदेह हो, वहाँ साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है, और लंबे समय तक साथ चलना तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। उधर दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो है वो उसके लिए इससे अच्छी स्थिति कोई नहीं हो सकती। विपक्षी खेमे में दरार है, संदेह है। उसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव आने के बावजूद कोई ऐतराज़ नहीं कर रहा है कि भाई सरकार अपना लेजिस्लेटिव बिजनेस कैसे कर रही है। परंपरा है, कोई नियम नहीं है, ये परंपरा है, परिपाटी है कि एक बार अविश्वास का प्रस्ताव अगर स्पीकर स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद कोई विधायी कार्य नहीं होता। सारे कामकाज रोककर सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। लेकिन उसके लिए जो नियम बना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा उसके 10 दिन के अंदर स्पीकर को उस समय निर्धारित करना पड़ेगा बहस के लिए। बीजेपी उसी का फ़ायदा उठा रही है। तो कल यानी 26 जुलाई को 15 मिनट में 6 विधेयक पेश हो गए। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए जो कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना था, उसका जो संविधान संशोधन विधेयक था वो भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। और सरकार सोमवार को दिल्ली की सर्विसेज का जो अध्यादेश है उसको विधेयक के रूप में लेकर आ रही है। तो उसका फैसला भी जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले हो जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो 4 संविधान संशोधन विधेयक हैं वो लोकसभा में पेश हो चुके हैं, तो लोकसभा से तो पास हो ही जाएगा, राज्यसभा से भी हो जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा था कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बाहर से भाजपा को समर्थन मिल रहा है। तो कल विपक्षी खेमे में ये हुआ और एनडीए के खेमे में ये हुआ कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरसीपी ने औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर दी कि
कि वो दोनों मुद्दों पर सदन में सरकार का समर्थन करेगी, दोनों सदनों में। कौन दोनों मुद्दे? अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के साथ होगी। कल ही जगन मोहन रेड्डी ने खुद बयान देकर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनका बयान आया। उसके बाद उनके आधिकारिक प्रवक्ता का बयान आया कि दोनों मुद्दे यानी अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के साथ होंगे और दिल्ली का जो सर्विसेज का विधेयक है आएगा सोमवार को, उस पर भी वाईआरसीपी सरकार के पक्ष में मतदान करेगी। देखिए, लोकसभा में तो बीजेपी को किसी की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि राज्यसभा में बीजेडी और वाईआरसीपी ये दोनों पार्टियां हो सकता है एब्सटेन कर जाएं। एब्सटेन करने का मतलब वोट नहीं देने का मतलब होता कि जो बहुमत की संख्या की जो ज़रूरत है वो कम हो जाती, 9 और कम हो जाती। 120 चाहिए तो 111 की ही ज़रूरत रह जाती, जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन दोनों पार्टियों के पास राज्यसभा के 9 सदस्य हैं। ऐसे में वाईआरसीपी की ये घोषणा कि उनकी पार्टी सरकार के पक्ष में मतदान करेगी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए ये बड़ा झटका, बड़ा सदमा है। जिस तरह से आजकल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में संबंध मधुर हो रहे हैं, उसको देखते हुए ये बड़ा झटका है। जो उम्मीद थी कि शायद जो है बीजेपी न जुटा पाए, हालांकि बीजेपी को कभी इसमें कभी कोई भी संदेह नहीं था। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर बीजेपी को ज़रा भी शक होता, ज़रा भी उनको ये आशंका होती कि मामला फंस सकता है, उनके पास नॉमिनेटेड कैटेगरी की 2 सीटें अभी खाली हैं, वो ऑप्शन था, वो भर सकते थे, नहीं भरा। तो इसका मतलब है कि बीजेपी शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थी। और ये जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की इस घोषणा के बाद तो और ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा उम्मीद है कि बीजेडी शायद एब्सटेन करे, इसलिए और आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो लोकसभा में तो पहले भी समस्या नहीं थी, राज्यसभा में भी कोई समस्या नहीं है। कोई फ्लोर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की बीजेपी की ज़रूरत नहीं है, उसके पास स्पष्ट बहुमत है इस विधेयक को पास कराने का। तो दिल्ली की सेवाओं को लेकर जो विधेयक आया, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने इतना हल्ला हंगामा किया, देश भर में अभियान चलाया, अलग अलग पार्टियों से बातचीत की और कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल किया, एक तरह से मजबूर किया, कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार सरेंडर किया और समर्थन की घोषणा की बेंगलुरु की बैठक के पहले। तो उस सब के बाद अब नतीजा ये है कि वो सारी मेहनत, वो सारी कोशिश अरविंद केजरीवाल की बेकार चली जाएगी। तो सोमवार को लोकसभा में आएगा, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि मंगलवार या बुधवार को राज्यसभा में आ जाएगा। और आप देखिए कि सरकार इस बीच में अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले सरकार अपने सारे विधायी कार्य पूरे कर रही है। मैंने जितने दिन से संसद को देखा है, राजनीति को देखा है, वो ये पहली बार हो रहा है। और विपक्ष इतना लाचार है कि वो ऐसा होने दे रहा है। हालांकि मनीष तिवारी का एक बयान आया है कि सरकार को जो परंपरा है उसका पालन करना चाहिए और कोई विधायी कार्य नहीं होना चाहिए। स्पीकर को चाहिए कि तुरंत जल्दी से जल्दी जो है अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराएं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि आज जो बीएससी की बैठक हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है कि आज का बिजनेस क्या होगा, उसके आधार पर जो है वो सदन का कार्य चलता है। उसमें इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई, ये मुद्दा डिस्कस ही नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार कितनी आश्वस्त है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने का, आक्रमण करने का जो मौका था, कैसे विपक्ष ने खुद ही अपने आप गंवा दिया। अब सरकार जो है जिस तरह से आक्रामक हुई है, उसे लगता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का फ़ायदा भी सरकार को ही मिलेगा। 2018 जुलाई 2018 को इसी तरह से आया था विश्वास प्रस्ताव और उसका पूरा फ़ायदा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने। क्या इतिहास दोहराने जा रहा है आपको? लगता तो यही है। देखिए, जब विश्वास प्रस्ताव आता है, उस पर बहस होती है, तो उससे अंदाज़ा लगे, उससे टोन सेट होगा लोकसभा चुनाव का कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, कौन सा पक्ष कहाँ खड़ा होगा, इसका पता चलेगा अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।